हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध को। और ये जो वाला वीडियो है ये इसका पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हो। इसमें मैंने आपको समझाया है कि भारत के जो विदेश संबंध थे वो किन स्थितियों में बने थे और भारत की क्या क्या विदेश नीतियाँ थी, उसके क्या क्या सिद्धांत थे। ओके, तो आपने अगर पार्ट 1 देखा है तो आपको पता ही होगा, हमने पार्ट 1 में भारत के विदेश संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों के बारे में पढ़ा था। यानी कि जो भारत के विदेश संबंध होते हैं वो किस स्थिति में बनते हैं और उस नीति के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं चीन और भारत के संबंध, यानी कि चाइना से भारत के किस तरीके के विदेश संबंध है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हाँ, ये वीडियो जो है ना वो पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि चाइना और भारत के रिलेशन से लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो इसलिए अच्छे से कवर करना, समझ लेना ताकि आपको आसानी हो। और ये फ्यूचर के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत चाइना के साथ शांति और संघर्ष, क्या मतलब है इसका? देखो, ये आपकी NCERT की हेडिंग है। ओके, और इस हेडिंग में ही बहुत कुछ छुपा है। क्या छुपा है? जैसे कि इस हेडिंग का मतलब है कि चाइना के साथ शांति और संघर्ष है, अर्थात हमारे जो रिश्ते चाइना से रहे हैं वो कभी शांति वाले रहे हैं तो कभी संघर्ष यानी कि लड़ाई झगड़े वाले रहे हैं। इस हेडिंग से हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि चाइना के साथ जो हमारे रिलेशनशिप रहे हैं, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है चाइना के लिए, वो कभी शांति जैसी थी और कभी उनके कारण संघर्ष भी उत्पन्न हुआ है। ओके, तो चलिए शुरुआत से समझेंगे कि चाइना और भारत के संबंध या रिलेशनशिप किस तरीके के रहे हैं। चलिए, पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आज़ाद भारत में चीन के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद होता है, जब भारत इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है, तो हमारे जो दूसरे देश से संबंध होते हैं यानी कि पाकिस्तान से, वो बिल्कुल बेकार संबंध होते हैं कश्मीर के कारण। ओके, लेकिन हम जो चाइना से संबंध बनाते हैं, ओके, चीन से, वो बहुत ही दोस्ताना यानी बहुत ही फ्रेंडली संबंध हमारे बनते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मधुर संबंध हमारे बनते हैं। ओके, क्यों बनते हैं? क्योंकि देखो, चाइना में क्या हुआ था, 1949 में एक चीनी क्रांति हुई थी। ओके, और इस क्रांति में क्या किया गया था, साम्यवादी विचारधारा को लाया गया था। और इस क्रांति के बाद भारत ने चीन की कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना था। ओके, क्या बना था? पहला देश। हमने चीनी क्रांति यानी कि चीन की इस क्रांति और इस सोच को मान्यता दी थी, यानी कि अपनाया था। ओके, तो इसलिए हमारे जो रिश्ते थे वो काफ़ी अच्छे थे जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पर। और उसके साथ साथ हमें क्या था कि पश्चिमी प्रभुत्व के चुंगल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे। यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, ओके, तो उनके मन में चाइना के लिए बहुत अच्छे भाव थे, क्योंकि चाइना भी तो पश्चिमी प्रभुत्व यानी कि जो पश्चिमी देश है उनके कंट्रोल में था और फिर उनसे आज़ाद हुआ। ओके, तो इसलिए हमें उनसे काफ़ी अच्छे संबंध बनाए। अब क्या होता है कि नेहरू जी को इतना विश्वास होता है चाइना पर कि वो मतलब आंख बंद कर चाइना पर विश्वास करते हैं। लेकिन नेहरू के जो कुछ सहयोगी होते हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके, तो उनको आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है, यानी कि चीन क्या हो सकता है, भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल को शुरुआत में ही लग गया था और ऐसा होता भी है। पर नेहरू जी के मन में बिल्कुल यही था कि नहीं, चाइना हमारा दोस्त है, हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और नेहरू की सोच थी कि भारत पर चीन के आक्रमण करने की संभावना दूर दूर तक कहीं नहीं है, यानी कि चाइना कभी ऐसा कर ही नहीं सकता भारत के साथ। ओके, ऐसी नेहरू जी की सोच थी। और इसीलिए नेहरू जी ने क्या कर दिया था पता है? जो बॉर्डर होती है ना, वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी मेन आर्मी रहती है वो तैनात रहती है, पर नेहरू जी ने क्या किया, भारत और चाइना की जो सीमा है वहाँ पर सेना के बजाय अर्ध सैनिक बल यानी कि जो आर्मी से छोटे लेवल के होते हैं उनको तैनात करके रखा। कोई भी देश अपनी जो बॉर्डर होती है ना, वहाँ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतता है। वो क्या करता है, जो मेन आर्मी फोर्स रहती है उसी को वहाँ पे तैनात करता है। पर चाइना ने क्या किया, सैनिक बल, अर्ध सैनिक बल को वहाँ पे तैनात कर दिया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि जो चाइना है
ओके वो भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि वो तो एक अच्छे दोस्त थे। और इसी कारण नेहरू जी पंचशील समझौता भी करते हैं। ओके, अब ये पंचशील समझौता क्या है इसको समझेंगे। पर आप जो अभी मैंने बताया वो आपको इतना समझ आ गया है कि भाई शुरुआत में हमारे जो रिश्ते होते हैं वो चाइना से बहुत अच्छे होते हैं और नेहरू जी को बहुत विश्वास होता है चाइना पर। ओके, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कुछ नेता नेहरू जी को आगाह करते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए भविष्य में फ्यूचर में जाकर खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन नेहरू जी की सोच ऐसी रहती है, उन्हें विश्वास रहता है पूरा चाइना पर, चीन पर, इसलिए वो सेना तक के बजाय अर्धसैनिक बल से रखवाली करवाते हैं और इसी विश्वास के कारण वो पंचशील समझौता भी कर लेते हैं। अब ये पंचशील समझौता क्या है इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं पंचशील समझौता। देखो, जो ये पंचशील समझौता था ना, इसमें 5 बातों यानी कि 5 सिद्धांतों, 5 ऐसी बातों के बारे में चाइना और भारत के बीच में संबंध बने थे। 5 बातों के कारण 5 ऐसी बातें थी जिन पर सब चाइना और भारत ने सहमति जताई थी। अब कौन सी ये 5 बातें हैं चलिए देखते हैं। ओके, देखो, सबसे पहली, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुत्वता का सम्मान करेंगे। यानी कि पंचशील जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत चाइना और भारत ने कहा था कि हम एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुत्वता यानी कि अब एक दूसरे की जो आज़ादी है, एक दूसरे की जो सत्ता है उसका सम्मान करेंगे। ओके, और दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, यानी कि ये भी पंचशील समझौता में कहा गया था कि भारत और चाइना कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। फिर तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, और भारत और चाइना ने ये भी शपथ ली थी, ये भी समझौते में कहा था कि हम आपके जो भी इंटरनल मैटर रहेंगे या आंतरिक मामले रहेंगे उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपके देश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये आप जानो, हम आपके देश के अंदर झांकने नहीं आएंगे। ओके, और फिर चौथी, समान और परस्पर लाभकारी संबंध, यानी कि एकदम समान और परस्पर एक दूसरे से मिलकर संबंध बनाएंगे। ओके, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी कि हमेशा शांति को बढ़ावा देंगे। तो इन 5 मूल सिद्धांतों को मानकर पंचशील समझौता किया गया था। ओके, तो ये 5 सिद्धांत अच्छे से याद रखना। अब ये जो पंचशील समझौता था ना, ये इन्हीं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हुआ था। अब कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1956 को भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो और वहाँ के यानी कि चाइना के जो प्रधानमंत्री रहते हैं चाओ एन लाई ने ये समझौता किया था। और इसीलिए क्योंकि इसमें 5 सिद्धांत है, इसे पंचशील समझौता कहा जाता है। ओके, और ये जो समझौता था ये भारत और चाइना के रिलेशन के लिए यानी कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में एक अगला कदम था या एक अद्भुत कदम था, हम ये भी कह सकते हैं। क्योंकि इससे क्या था कि दोनों यानी कि चाइना और भारत के रिश्तों में मिठास आई थी। ओके, तो इतना आपको समझ आया कि चाइना और भारत ने शुरुआत में किस तरीके से बहुत ही अच्छे रिश्ते बनाए थे, यानी कि बहुत ही मधुर उनके संबंध बन गए थे। लेकिन अब इस कहानी में आता है ट्विस्ट, यानी कि अब भारत और चाइना के जो संबंध है वो बिगड़ने शुरू होते हैं, उनके संबंधों में खटास आ जाती है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे भारत और चाइना के संबंध बिगड़ने शुरू होते हैं। चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में 2 कारणों से खटास आती है, यानी कि 2 ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से जो चाइना है और जो इंडिया है, जिनके रिलेशनशिप शुरुआत में बहुत अच्छे रहते हैं, इतने अच्छे जिसका कोई मतलब एग्जाम्पल ही नहीं दे सकते, इतने अच्छे रिलेशन जब शुरुआत में रहते हैं तो 2 ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण चाइना और भारत में खटास आ जाते हैं, इनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो चलिए समझते हैं ऐसे कौन से कारण है या वो कौन से कारण है जिनसे चाइना और भारत के जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ जाते हैं। सबसे पहले है तो तिब्बत और दूसरे नंबर पर है सीमा विवाद। अब इन दोनों को समझेंगे कि तिब्बत क्या है और सीमा विवाद क्या है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले तिब्बत और फिर सीमा विवाद। चलिए बढ़ते हैं तिब्बत की तरफ। देखो, तिब्बत
एक मशहूर पठार है, यानी कि यह मध्य एशिया का एक बहुत ही मशहूर पठार है। अब मध्य एशिया यानी देखो, आपको पता है दुनिया में 7 महाद्वीप है, उसमें से एक महाद्वीप है एशिया, और एशिया के अंदर हम आते हैं इंडिया, पाकिस्तान और ये सारे चाइना वगैरह। ओके, अब जो ये एशिया में मिडिल पार्ट है एशिया का, यानी कि मध्य एशिया, एशिया का बीचों बीच का हिस्सा, वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर पठार है। उसी पठार को हम तिब्बत कहते हैं। अगर आप यहाँ पर मैप में देखें, ओके, इस मैप में, तो आप पाएंगे कि ये जो चाइना है इधर और ये इधर इंडिया है, तो ये बीच में आपको यहाँ पर तिब्बत दिखेगा। ओके, इसीलिए ये क्या था, चाइना और भारत के बीच मध्यवर्ती राज्य था। ओके, यानी कि इधर चाइना और इधर पूरा का पूरा इंडिया, तो इन दोनों के बीच में, ये इधर भी इंडिया पूरा यहाँ तक, तो इन दोनों के बीच में ये एक मध्यवर्ती राज्य था। कौन? तिब्बत। ओके, अब क्या होता है कि चीन 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लेता है, यानी कि ये जो चाइना है ये यहाँ से यहाँ तक आते आते यहाँ तक पूरे इस तिब्बत पर कब्जा करने लग जाता है और इसको अपने नियंत्रण में ले लेता है। कौन? ये चाइना। ओके, एक एक करके ये पूरे तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले लेता है। इससे होता क्या है कि भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना हो चला आ रहा था, वो खत्म हो जाता है। यानी कि भारत और चाइना, ये इधर चाइना इधर भारत, इनके बीच में जो लंबे समय से एक मध्यवर्ती राज्य था, वो क्या हो गया, अब खत्म हो गया, क्योंकि चाइना ने इसको पूरा अपना इलाका बना लिया, इस पर कंट्रोल कर लिया। अब जब चाइना इस पर कंट्रोल करता है, तो जो तिब्बत के ज़्यादातर लोग रहते हैं, यानी कि इस इलाके में जो लोग निवास करते हैं, वो इस कब्जे का विरोध करते हैं। यानी कि उनको जब चाइना कंट्रोल में कर लेता है, तो ये बात उनको पसंद नहीं आती है। शुरू में क्या होता है, भारत सरकार चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं करती है। यानी कि शुरुआत में देखो, अपने रिश्ते पहले से चाइना से अच्छे थे, तो हम क्या करते हैं, शुरू में इसके लिए कोई भी विरोध नहीं करते। अब चाइना ने नियंत्रण कर ही लिया, तो अब हम क्या कर सकते थे उसमें, इसलिए हम शुरू इस पर कोई भी कमेंट पास नहीं करते हैं, कुछ भी विरोध नहीं करते हैं। ओके, और चाइना को भी यही लगता है कि भारत विरोध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो, आपको पता है हमने क्या किया था, पंचशील समझौता किया था। किससे? चाइना से। तो चाइना को लगता है कि भारत जब हम तिब्बत पर आक्रमण करेंगे या तिब्बत को हम कंट्रोल में ले लेंगे, तो भी भारत हमारा विरोध नहीं करेगा, क्योंकि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और आपको मैंने पढ़ाया ना पंचशील समझौता, तो उसमें बताया गया था कि हमने एक शर्त, हमारे जो 5 सिद्धांत थे, उसमें से एक सिद्धांत यह भी थे कि हम दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुत्वता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ओके, और न ही एक दूसरे के मतलब जो इंटरनल मैटर होते हैं उनमें कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं लाएंगे। ओके, हमने ऐसा पहले ही पंचशील समझौते में कह दिया था। तो इसलिए चाइना को लगा कि जो हमारी तिब्बत पर दावेदारी है, ओके, तिब्बत पर चीनी दावेदारी है, इस बात को भारत क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। भारत बिल्कुल भी हमारे खिलाफ नहीं आएगा। ओके, और शुरू में हम चुप भी रहे, हमने कुछ भी इस तरीके की कोई भी बातें नहीं की। लेकिन फिर क्या होता है कि 1956 में चीनी शासन, यानी कि चीन के जो नेता होते हैं चाओ एन लाई, वो भारत के आधिकारिक दौरे पर आते हैं, यानी कि भारत टूर पर आते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे विदेशों में जाते हैं ना, नरेंद्र मोदी की तो सबसे खास बात है ही यही कि वो ज़्यादातर ट्रेवलिंग करते रहते हैं, दूसरे देश के दौरे पर जाते रहते हैं। ओके, तो इसी तरीके से वहाँ के जो शासन थे वो भी भारत पर आए, भारत का दौरा करने आए। ओके, तो जब वो भारत आते हैं तो उनके साथ साथ जो तिब्बत के धार्मिक नेता होते हैं, यानी कि जिस तिब्बत पर चाइना ने कंट्रोल करके रखा था, वहाँ के धार्मिक नेता होते हैं दलाई लामा। ओके, नाम याद रखना, वहाँ के जो धार्मिक नेता होते हैं उनके नाम होता है दलाई लामा। तो वो भी साथ साथ भारत पहुँच जाते हैं, यानी कि जब चाइना के अध्यक्ष आते हैं तो उनके साथ साथ ही जो चाइना तिब्बत के जो दलाई लामा होते हैं वो भारत पहुँच जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जो ये दलाई लामा है ये तिब्बत की बिगड़ती स्थिति की जानकारी नेहरू जी को देते हैं। नेहरू जी को बताते हैं कि चाइना ने हम पे आकर कंट्रोल कर लिया है और हमारे जो भी अधिकार है वो हमसे छीने जा रहे हैं, या हमारे तिब्बत के अंदर लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। इस तरीके से ये जो दलाई लामा होते हैं ये नेहरू जी को बताते हैं। अब जब नेहरू जी को ये बात पता चली कि चाइना इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, और इसी कारण क्या हो जाता है, 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ, यानी कि तिब्बत की स्थिति बिल्कुल चाइना अंदर से बिगाड़ देता है। इसीलिए जो तिब्बत के लोग होते हैं
वो चाइना के खिलाफ क्या करते हैं, संघर्ष करने लगते हैं, यानी कि सशस्त्र विद्रोह, शस्त्र के साथ विद्रोह, उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब स्थिति बिगड़ती देखकर जो तिब्बत के पारंपरिक नेता होते हैं दलाई लामा, वो सीमा को पार कर भारत में प्रवेश कर लेते हैं। अभी मैंने आपको मानचित्र बताया था, तो इधर चाइना है, इधर बीच में तिब्बत है और इधर इंडिया है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से तिब्बत के लोग सीमा पार करके कहाँ पे आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, भारत में आने लगते हैं। कौन, खास करके दलाई लामा, क्योंकि जब ये तिब्बत में विद्रोह शुरू करते हैं तो स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि चाइना के पास तो क्या होती है, सेना होती है, आर्मी होती है पूरी, तो वो तो तिब्बत के लोगों को ऐसे ही कंट्रोल कर लेगा। तो जब स्थिति बिगड़ती है तो दलाई लामा क्या करते हैं, इंडिया की तरफ प्रवेश करने लगते हैं और भारत में आकर भारत से शरण मांगते हैं, यानी कि भारत के लोगों को कहते हैं कि हमारी हेल्प कीजिए, भारत की सरकार को कहते हैं। और भारत का तो एक सिद्धांत है, हमारे सामने जो शरण मांगेगा उसे हम शरण जरूर देंगे। ओके, और भारत क्या करते हैं, दलाई लामा को शरण दे देते हैं, यानी कि उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, और जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चाइना को पता चल जाता है और चाइना हम पर झूठा आरोप लगाने लग जाता है। यानी कि चाइना क्या आरोप लगाता है, चाइना आरोप लगाता है कि भारत की जो सरकार है वो अंदरूनी तौर पर चीनी विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। यानी कि जो चाइना होती है वो उल्टा हम पे ही आ जाता है और बोलता है कि जो इंडिया की सरकार है वो हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रही है, चीन के खिलाफ कुछ गतिविधियां कर रही है। तो ये पहला कारण था तिब्बत, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिया और चाइना के रिश्ते में खटास आ जाती है। अब दूसरा कारण आता है जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिश्तों में खराबी आ जाती है। चलिए अब समझते हैं सीमा विवाद को, यानी कि जो इंडिया है और जो चाइना है उसके बीच क्या सीमा विवाद हुआ था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आप मैप देखना, सबसे शुरुआत में ये है चाइना। ओके, और ये भाग भी हम चाइना में ही गिनेंगे क्योंकि तिब्बत पर किसने अधिकार कर लिया है, चाइना ने। ओके, और ये इधर है अपना इंडिया। ओके, और ये जो लाल कलर से आपको जो बॉर्डर दिख रही है ये है मेन बॉर्डर। ओके, इंडिया और चाइना की। ओके, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यानी कि बॉर्डर पर सीमा विवाद उत्पन्न होता है। ओके, देखो, भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है। यानी कि जो भारत होता है वो ये कहता है कि जो चाइना से हमारे सीमा बनाई गई थी, बॉर्डर बनाई गई थी, वो अंग्रेजों के समय ही बन गई थी। लेकिन चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि चाइना की सरकार का कहना है कि हम अंग्रेज सरकार के समय का फैसला नहीं मानेंगे, यानी कि अंग्रेजों ने जो किया वो उसे हम नहीं मानेंगे। लेकिन भारत तो कहता है कि भाई एक बार हो गया, कोई छोटा मोटा काम तो नहीं है बॉर्डर बनाना, अब जो एक बार हो चुका है। ओके, लेकिन चाइना नहीं मानता है और इसी कारण मुख्य विवाद उत्पन्न हो जाता है। और ये मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा की पश्चिमी और पूर्वी छोर में था। यानी कि ये जो पूरी सीमा रेखा है इसके पश्चिमी छोर में और पूर्वी छोर में था। ओके, जो ये पूर्वी का इलाका और पश्चिमी का इलाका होता है इस पे यहाँ पर विवाद शुरू होता है। एक तो अक्साई चीन वाले क्षेत्र में और एक अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। आप यहाँ पर इन डिफरेंट कलर को देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर अक्साई चीन है। ओके, तो यहाँ पर सीमा विवाद उत्पन्न होता है। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाके, जम्मू कश्मीर का जो ये इलाका है लद्दाख वाले हिस्से में अक्साई चीन, और इधर जो ये अरुणाचल हिस्सा है, ओके, अरुणाचल प्रदेश पर, इस पर चाइना कहता है कि हमारा अधिकार है। ओके, लेकिन ये किसके अंग है, ये भारत के अंग है। ओके, पहले अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता था, नेफा। याद रखना, 1 मार्क्स में एमसीक्यू बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का उस समय नाम क्या था, नेफा, और कभी कभी इसे उत्तर पूर्वी सीमांत भी कहा जाता था। ओके, तो चाइना क्या करता है, कहता है कि इन दोनों जगहों पर हमारा नियंत्रण है, हमारा हक है। ओके, लेकिन क्या होता है कि 1957 में और से 59 के बीच चाइना ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया। देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पर ये जो मैप में बताया ना अक्साई चीन का इलाका, ओके, ये यहाँ पर इस पे क्या करता है, 1957 में चाइना आक्रमण करता है और इस एरिया पर कब्जा कर लेता है। अब जब ये कब्जा कर लेता है तो दोनों देशों के बीच लंबी लंबी चर्चाएं चलती है, क्योंकि दोनों के रिश्ते तो बहुत अच्छे थे। अब चाइना आता है, बीच में खटास उत्पन्न कर देता है। तो युद्ध तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, पहले बातचीत
बातचीत करेंगे। तो दोनों देश लंबी लंबी बहुत चीज़ वार्ताएं चलती है, बातचीत चलती है। दोनों के जो मेजर कमांडर होते हैं, मेजर जो लोग होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो बात करते हैं सेना के। लेकिन इसके बावजूद भी मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, जो इंडिया और चाइना के बीच में झगड़ा होता है उसको हम सुलझा नहीं पाते हैं। और इसी कारण हो जाता है 1962 का भारत चीन युद्ध। ओके, 1962 का भारत चीन युद्ध। तो ये युद्ध हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं ये कैसे हुआ, क्या होता है। ये दो विवाद तो चल ही रहे थे, पहला तिब्बत वाला, दूसरा सीमा विवाद वाला। अब इन्हीं विवादों के कारण 1962 के अक्टूबर में दोनों क्षेत्र, एक तिब्बत का जो इलाका था उधर अक्साई चीन वाला, और इधर जो ये क्षेत्र था अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर चीन हमला कर देता है। चीन क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। ओके, और आपको पता है नेहरू जी ने क्या कर रखा था, अर्धसैनिक बल लगाए हुए थे। ओके, नेहरू जी को बहुत भरोसा था चाइना पर, तो उन्होंने अर्धसैनिक बल लगा दिए थे। और उसी टाइम पर 1962 में भारत चाइना पर हमला कर देता है, उन दोनों इलाकों पर। ओके, और हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू होता है, यानी कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक चाइना हमला करता है। ओके, जिसकी वजह से वो जो भारत के अंदर आ जाता है, यानी कि चीनी सीमा आगे बढ़ते हुए जो असम के मैदानी हिस्से होते हैं उनके प्रवेश द्वार तक पहुंच जाता है। कौन, चाइना। और जो बड़ा खतरनाक युद्ध हो जाता है, और हर घटना में चाइना जीतता जाता है। ओके, और भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। लेकिन फिर चाइना क्या करता है, खुद ही एक तरफा युद्ध विराम घोषित करता है। ओके, और चीन की सेना उस मुकाम पर लौट गई जहां हमले से पहले वक्त में तैनात थी। ओके, और इस तरीके से 1962 का युद्ध होता है और भारत को बहुत चोट पहुंचती है, भारत को बहुत नुकसान होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस 1962 के युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए। ओके, चलिए 1962 का भारत चीन युद्ध के परिणाम। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों जगह धक्का लगा। ओके, इंडिया में, भारत के अंदर भी लोगों के मन में बहुत ही एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई, और विदेश के देश भी हमें बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने लग गए। क्योंकि इससे क्या हुआ, हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, क्योंकि हम हार गए थे इस युद्ध में। ओके, इस संकट से उभरने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, अमेरिका और ब्रिटेन से हमें क्या करनी पड़ी, मदद की गुहार लगानी पड़ी। दूसरे देशों के आगे हमने गुहार लगाई कि हमारी मदद कीजिए। उसके साथ साथ हमारे जो कुछ प्रमुख सैन्य कमांडर ने तो इस्तीफा दे दिया ये देखते हुए, और बहुत छुट्टी पे चले गए, यानी कि अवकाश ग्रहण कर लिया। यहाँ तक कि नेहरू जी के सबसे सहयोगी जो रक्षा मंत्री थे उस टाइम के, वीके कृष्णन मेनन, उन्होंने मंत्रिमंडल को छोड़ना पड़ा उनको, क्योंकि वो रक्षा मंत्री थे। और भारत में क्या हो गई थी, पूरी स्थिति बिगड़ चुकी थी, हमें चाइना से युद्ध करना पड़ गया था, और उसमें हमें हार भी झेलनी पड़ गई थी। उसके साथ ही पहली बार नेहरू की सरकार, यानी कि नेहरू जी की जो सरकार थी उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यानी कि फर्स्ट बार इंडिया में नेहरू की सरकार के खिलाफ अविश्वास, यानी कि इस सरकार पर जनता को विश्वास नहीं रहा, इस तरीके का एक प्रस्ताव लाया गया, और लोकसभा में इस पर बहसें भी चली। ओके, तो ये बहुत ही इस युद्ध के खतरनाक परिणाम हुए। देश का जो राजनीतिक मानस था, यानी कि माहौल था, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। जो राजनीतिक स्थितियाँ थी वो पूरी तरीके से बदलने लग गई। तो ये सारे परिणाम हुए थे 1962 के युद्ध के। ओके, तो इन परिणामों के कारण भारत को बहुत कुछ झेलना पड़ा, और सारे के सारे परिणाम हमारे लिए नकारात्मक हुए। अब देखो 1962 के बाद भारत के संबंध कैसे हैं उनको देखेंगे। देखो, उनको अब हम पूरी तरीके से कवर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1962 के बाद भारत और चाइना के जो संबंध है इसके बारे में हम अपने जो अध्याय 4 होता है उसमें पढ़ चुके हैं हमारी फर्स्ट बुक में। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो देखो, आपको इतना तो पता चल गया कि जब आज़ाद हुए थे तो बहुत अच्छे संबंध थे, यानी कि शुरुआत में हमारे संबंध बहुत अच्छे हुए, फिर थोड़ी थोड़ी खटासे आई और हमारे संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, यानी कि 1962 का युद्ध हो गया। अब 1962 के बाद क्या
होता है लंबे समय तक ऐसी ही स्थिति चलती रहती है, यानी कि कोई चाइना और इनके बीच में, भारत के बीच में कोई भी बात नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे ही ठंडा माहौल चलता रहता है। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, जो भारत के नेता होते हैं वो चाइना का दौरा करने जाते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और चाइना से रिश्ते को क्या करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। ओके, और फिर बहुत लंबे समय तक जाकर राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में जाकर भारत और चाइना के रिश्ते जो है वो थोड़े थोड़े संभलने लगते हैं और फिर काफ़ी अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आपको पता हो तो भारत और चाइना के जो संबंध है वो बिल्कुल बिगड़ गए हैं, बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं। जैसे कि चाइना से हमारा अभी युद्ध जैसी संभावना, और उसके साथ साथ चाइनीस ऐप को भी हमने बंद कर दिया है, बहुत सारी एप्लीकेशंस को सोशल मीडिया से हटा दिया है। ओके, तो इस तरीके से अभी वर्तमान में हमारे रिश्ते फिर से खराब हो गए, यानी कि हमारे रिश्ते कभी संघर्ष के रहते हैं तो कभी शांति वाले। ओके, तो आई होप आपको भारत और चाइना के रिश्ते अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आज के प्रश्न देख लेते हैं। आज के क्या क्या प्रश्न है। सबसे पहले चीनी क्रांति कब हुई थी? ओके, आपको ये बताना है कि चीनी क्रांति थी वो कब हुई थी। उसके बाद सेकेंड है हमारे पास, पंचशील समझौते को विस्तार पूर्वक समझाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, डबल से बोल रही हूँ। पंचशील समझौता क्या है? भारत और चाइना के संबंधों में खटास आने के क्या क्या कारण थे? तिब्बत और सीमा विवाद, इन दोनों को आपको बताना है। चाइना और भारत के सीमा विवाद को डिटेल से समझाना है। और 1962 में भारत चीन युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए, अभी मैंने बताया ना, वो सारे आपको बताने हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर दे पाते हैं, इसका मतलब आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको समझ आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।